राष्ट्रपति से आर्टिकल 52 से संबंधित हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हो जाता है। आर्टिकल 61 से संबंधित हो जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या जो भारत देश का राष्ट्रपति है उसको हटाने से संबंधित, और भारत देश को राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, इम्पीचमेंट महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। ये इसी से संबंधित हो जाता है आर्टिकल नंबर 61। नेक्स्ट अगला देखो, अगला देखिए अगला देखो, आर्टिकल 280 से संबंधित हो जाता है, आर्टिकल 280 आपका फाइनेंस कमीशन से संबंधित हो जाता है, आर्टिकल 280 आपका फाइनेंस कमीशन से संबंधित हो जाता है, आपका वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो फाइनेंस कमीशन को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा, तो हर 5 साल के लिए भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 343 से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है। एक बार आर्टिकल और लिख लो भाई, आर्टिकल नंबर 148 लिख लो, 148 लिख लो, खाली पेज में लिखते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हो गया। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल कुछ और लिख लो, आर्टिकल नंबर 76 लिख लो, इससे संबंधित है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल से संबंधित हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी, क्या बोला जाता है, महान्यायवादी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे एक्चुअली में भारत सरकार का किसी से लड़ाई हुई तो भारत सरकार की तरफ से लड़ने केस कौन लड़ेगा, महान्यायवादी लड़ेगा, तो भारत सरकार का वकील होता है, और इसी को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, स्टेट में पॉलिटिकल लैंग्वेज में कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी इसको कहा जाता है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। तो जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी है, तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन हो जाता है, इसकी सुप्रीम कोर्ट जज के अलावा क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल हो जाता है अधिकारी। नेक्स्ट कैग लिख लो, कैग अच्छा राज्य में भी होता है, स्टेट में भी होता है, स्टेट वाले को क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जो आपका आर्टिकल 165 में देखने को मिलता है, जिसको महाधिवक्ता बोला जाता है। नेक्स्ट देख लो कैग, कैग कौन से आर्टिकल में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, घोटाले पकड़ने वाला व्यक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। घोटाले पकड़ने वाला व्यक्ति कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148 में आता है। इसको भी नियुक्त कौन करता होगा, इसकी नियुक्ति भी, इसको भी नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसको भी नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ में आ रही है आपको कुछ चीजें, हाँ जी कुछ कुछ चीजें जो आपको बता रहा हूँ। आगे चले भाई आगे, चलिए आ जाओ, क्या करिए, ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। आर्टिकल 352 से संबंधित हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अब इससे संबंधित 2-3 बातें पूछी जाती हैं, सुन लो बराबर से। यदि मैं कहूँ नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यदि मैं कहूँ नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी को पता है, आर्टिकल तो 352 में देखने को मिल जाएगा। तो लगातार कौन राष्ट्रपति भी बताया कि नेशनल इमरजेंसी लगती कब है, भाई नेशनल इमरजेंसी तब लगाती है भारतीय सुरक्षा को खतरा हो, भारत की सुरक्षा को, भारतीय सिक्योरिटी को खतरा हो, तो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। और सिक्योरिटी को खतरा कैसे हो सकता है, सिक्योरिटी को खतरा तो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरनल हो सकता है, आंतरिक रूप से कोई खतरा आ जाए, या फिर खतरा बाहर से आ सकता है, तो या तो खतरा अंदर से हो सकता है, इसको आंतरिक बोलते हैं, तो अंदर से खतरा होगा तो आंतरिक नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी होगी, और खतरा बाहर से होगा तो फिर वो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी होगी, बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल होगा। इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी के टाइप ये में टाइप कितने हो गए, नेशनल इमरजेंसी के टाइप आपके दो देखने को मिलेंगे। देखिए इंटरनल खतरा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, किस आधार पर पता चलेगा इंटरनल खतरा नहीं, तो उसको बोला जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या है इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। और वैसे ही बाहरी खतरा कैसा सकता है, या तो हम किसी देश के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं तब हो सकता है बाहर से खतरा, या तो हमारे किसी देश के साथ में युद्ध चला है, वॉर चला है तो खतरा हो सकता है। दूसरा खतरा हो सकता है जैसे हमारा युद्ध नहीं चला, किसी देश ने हमारे आक्रमण कर दिया, तो एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब लगाने के जो ग्राउंड्स हैं वो कौन से ग्राउंड्स हो जाते हैं, जो आधार है, जो ग्राउंड्स हैं वो कौन से हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी की हम बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी इंटरनल नेशनल इमरजेंसी हो सकती है एक्शन, जब खतरा अंदर से होगा इंटरनल नेशनल इमरजेंसी, जब खतरा बाहर से होगा एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। इंटरनल में बात करें इंटरनल डिस्टर्बेंस आधार पर लगेगी, एक्सटर्नल बात करें बॉडी एक्शन एग्रेशन आधार पर लगेगी। उनकी लगी कितनी बार है, एक तो लगी 1962 में हमारी चाइना से चला था, दूसरा 1971 में हमारा पाकिस्तान से चला था, और तीसरा 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, तो जो तीसरा इंदिरा गांधी ने लगवाई थी वो इंटरनल इमरजेंसी थी। ओके, इंदिरा गांधी ने अपनी सीट को चाहने के लिए उसमें लगवाई थी, वो अलाहाबाद हाईकोर्ट में उनसे कह दिया रिजाइन दे दो। इंदिरा गांधी ने विपक्ष नाम कर रहा था, विपक्ष नाम में आंतरिक शांति का नाम दे देता और इमरजेंसी लगा दी। तो जब इमरजेंसी खत्म हो गई और दूसरी सरकार करीबन 9 कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है और मुरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो मुरारजी देसाई की सरकार में डिसाइड किया जाता है कि हमें इस नाम को बदलना पड़ेगा, वरना और भी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे वो इतनी रीति को पहचान के इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो मुरारजी देसाई की सरकार में इस नाम को बदल दिया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। क्या कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। इनमें वैसा नहीं विपक्ष हंगामा कर रहा था, आंतरिक शांति का पर इमरजेंसी लगा दो, सशस्त्र विद्रोह। तो सिर्फ विपक्ष के हंगामे को आंतरिक शांति का नाम नहीं दे सकते, अगर कोई हथियारों के साथ विद्रोह कर रहा है तब आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और कुछ भी करने के लिए तो अमेंडमेंट एक्ट होता है, और ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 में, 1978 1978 तो 44 संविधान संशोधन अधिनियम से इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अब आपसे ये भी पूछ लेता है कि वो कौन से दो आर्टिकल से इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते, तो वैसा जो हमारा आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल 21 है ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते, इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते। सीबीएस 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूछा गया था, इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्लियर क्लियर। हाँ अगला क्या क्वेश्चन आपसे देखिएगा, कौन सा हो गया आर्टिकल 360 की बात करें तो 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हो जाता है वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हो जाता है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट देखो अगला वाला,
व्हाट इज आर्टिकल 368 रिलेटेड विद? आर्टिकल नंबर 368 किससे संबंधित हो जाता है? आर्टिकल नंबर 368 किससे संबंधित हो जाता है? यदि आर्टिकल 368 की बात करें तो भाई साहब ये तो संविधान में संशोधन करने से संबंधित हो जाता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित होता है। संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। क्लियर है? कुतुब मीनार इन ईयर, हाँ क्या बात करी, हु बिल्ट कुतुब मीनार इन विच ईयर? कुतुब मीनार को किसके द्वारा बनाया गया था और कौन से साल में बनाया गया था? भाई कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है, नींव रखी गई, पूरा नहीं करवाया गया था, पूरा इसको इल्तुतमिश से करवाया था। कौन से साल में? 1193 में इसकी नींव रखी गई थी और इसको कंप्लीट कराया गया था 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा। तो 1193 में इसकी नींव रखी गई थी। क्लियर है? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति हो जाता है जो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत में स्लेव उसका, दिल्ली सल्तनत का काउंटर या फिर गुलाम वंश का काउंटर से कह लो। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले वंश कौन सा हो जाता है? गुलाम वंश हो जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक ही कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। ये आपका ऐसा नाम हो जाता है। नेक्स्ट बताओ जरा। फॉर व्हाट पर्पस इज द बैरोमीटर? बैरोमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए आपका हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सहारा डेजर्ट कहां पर स्थित है? सहारा डेजर्ट आप सभी को पता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो पड़ता है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। वहीं पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर ये सहारा डेजर्ट ही तो है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो सहारा डेजर्ट कहां पर देखने को मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न अफ्रीका कह सकते हो आप। नेक्स्ट अगला क्या है? गोबी डेजर्ट कहां पर देखने को मिलता है? चाइना के ऊपर मंगोलिया में, चाइना के ऊपर मंगोलिया में देखने को मिलता है आपको गोबी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहां पर देखने को मिलता है? फिर से देखो, ये मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका की। अफ्रीका की यहाँ पर ये वाला जो डेजर्ट है, ये कौन सा है? ये है कालाहारी डेजर्ट। कौन से 3 राज्यों में फैला हुआ है? बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इसका बड़ा पोर्शन किसमें है? बड़ा पोर्शन इसका बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में यहाँ पर आंसर कर दिया, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ कहाँ फैला हुआ है। एक तो बोत्सवाना में फैला हुआ है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है और इसके अलावा आपका नामीबिया में फैला हुआ है। तो इन तीनों में से वैसे कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। 99% तो श्योर है आपको बोत्सवाना देगा, 99% तो श्योर है बोत्सवाना देगा, वरना उनमें से तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। क्लियर? समझ आ गई बात है? समझ आ गई वैसे आपको बात है? चलिए अगली वाली की तरफ चलें। अगला देखो 199वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन रॉय जी हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय की कब करी थी? व्हेन एंड व्हाई? तो व्हेन तो करी थी 1830 में। एक्चुअली ब्रह्म समाज बनी थी 1828 में बनी थी, वही ब्रह्म समाज 1830 में बन गया था, ब्रह्म समाज बन गया था। दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना भी की गई थी। तो आत्मीय सभा यदि पूछे इनके द्वारा कब की गई थी स्थापना? 1814 में की गई थी। तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट सुनो जरा, अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे कह रहा है व्हेन एंड व्हाई, व्हेन एंड बाय हुम वाज द तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वैसे भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1839 में, 1839 में। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला देखो, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किस द्वारा की गई थी? ये तो पहले भी देखा, 1875 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी, और मैंने ये बताया था जिस समय भारत में आर्य समाज की स्थापना की गई थी उस समय अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरी बात, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू एंड सियारदास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू एंड सियारदास, मोतीलाल नेहरू एंड सियारदास के द्वारा। बहुत बढ़िया, चलें अगला देखो, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग कब चलाया गया था भाई? होम रूल मूवमेंट की बात करें तो होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल मूवमेंट को चलाने वाले 1916 में 2 आदमी हुआ करते थे। वो 2 आदमी कौन थे? एक तो हुआ करते थे बीजी तिलक और दूसरी कौन हुआ करती थी? एनी बेसेंट। एक तो बीजी तिलक हुआ करते थे और एक एनी बेसेंट हुआ करती थी। इन दोनों के द्वारा होम रूल मूवमेंट को चलाया गया था। इनके न्यूज़पेपर भी लिखो, अगर यहाँ पर बात किया तो इनके न्यूज़पेपर, इनके भी न्यूज़पेपर मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी का था, ठीक है? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, यंग इंडिया अगर आपसे पूछे तो गांधी जी का हुआ करता था। अगला सुनो, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वैसे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह। और इनके साथ कौन हुआ करते थे? तो लाला हरदयाल सिंह के साथ में आपको पता है सोहन सिंह भाकना ही हुआ करते थे। कौन? सोहन सिंह भाकना। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, लाला हरदयाल सिंह के साथ में, लाला हरदयाल सिंह की गदर पार्टी जब स्थापना की बात करेंगे तो लाला हरदयाल सिंह के साथ में सोहन सिंह भाकना भी हुआ करते थे। इनका मकसद था कि जैसे कुछ लोग यूएस में रह के लेते, उन्होंने कहा था वहां रह के एक्चुअल में गदर के नाम से परेशान कर दी लाला हरदयाल सिंह, तो उसमें भारत में होने वाली स्थितियों के बारे में बताया जा रहा था। उन लोगों ने वहां रह के कैसे मदद कर सकते, पैसा कमाएगा, पैसा इकट्ठा करके जो फैसला भारत में वो ब्रिटिश के खिलाफ यूज होता था। 1913 में लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा मिलकर गदर पार्टी सामने गई थी, बहुत बड़ा रोल करने वाले थे 1913 में, लेकिन वो रोल कर उससे रैली जो सवाल बाद में आता उसके बारे में किसी ने ब्रिटिश को खबर दे दी, ब्रिटिश ने सारे इस्लामाबाद गुजर कर लिया और आपने जो लोग थे वो अरेस्ट कर लिया। वो अपना ही व्यक्ति कहते हैं लड़का विजयनगर है और सारे इस्लामाबाद ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज किया था, उनका फायदा हो गया था। गदर पार्टी और वर्ल्ड वॉर हुआ तो उधर अमेरिका में बन हो गई, तो जो बहुत करना चाहती थी वो भी हो नहीं पाया, फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गया और किसी ने भारत में ऐसी खबर ब्रिटिश को दे दी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला हुई चौथा बुक अर्थशास्त्र की बातें बुक्स में करा रखा आपको किस जाती है? चाणक्य की। किस जाती है? चाणक्य। चाणक्य की जाती है अर्थशास्त्र, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है कौटिल्य, क्या मिल सकता है? कौटिल्य। तो चाणक्य या फिर कौटिल्य मिल सकता है। अष्टाध्याय किसकी? पाणिनि की। अष्टाध्याय की आपसे पूछे अष्टाध्याय किसको जाती है? पाणिनि की जाती है, आपको कराया था, ठीक है ना? सारी किताबें तो आपको कराई रखी है। अगला, इंडिका किताब किसकी है? इंडिका किसकी भाई? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज की किताब हो जाती है इंडिका। मुद्रा राक्षस किसकी? विशाखदत्त की। विशाखदत्त की किताब हो जाती है मुद्रा राक्षस। किसकी? विशाखदत्त की। मेगस्थनीज की हो गई इंडिका, विशाखदत्त की हो गई मुद्रा राक्षस। अभी देखो आपसे, राज्य रंगिनी किसकी हो जाएगी? कलहर की।
तो कल यानी कि किसकी कौन सी हो जाएगी, राज तरंगिणी हो जाएगी। बाबर नामा किसकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है, बाबर की। और बाबर कौन हो जाता है, मुगल वंश का संस्थापक। क्या भारत में फर्स्ट बैटल पानीपत में बैंगलोर को वाला मुगल वंश की अगर बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक ही कौन हो जाता है, संस्थापक बाबर हो जाता है। तो यहाँ प्रभाव की किताब हो जाती है। नेक्स्ट समझ उड़ा 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 उड़ा। कुछ क्वेश्चन और फटाफट से उड़ाते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और फटाफट से उड़ाते हैं। ऑथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा भाई साहब किसकी है, अब्दुल फजल की। अकबरनामा किसकी है, अब्दुल फजल की हो जाती है अकबरनामा। हुमायूं नामा गुलबदर बेगम की, हुमायूं नामा किसकी है, गुलबदर बेगम की। हुमायूं नामा किसकी होगी, गुलबदर बेगम की। कोई फटाफट से अगले देखो, मिलिंद पन्नो किसकी है, नागसेन की। आपको पता है नागसेन से मिलकर जो मीनांडर था, मीनांडर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, उसी ने अपना नाम मिलिंद रख लिया था। मिलिंद के मीनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप है वही मिलिंद उन्होंने देखने को मिलेंगे। देखो मालगुडी डेज किसकी होती है, आर के नारायण जी की गाइड है मालगुडी डेज, आर के नारायण। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, आर के नारायण जी की होती है मालगुडी डेज। लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखते चलो, थोड़ा सा और करेंगे। देखो ऑथर ऑफ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई साहब वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रेसिडेंट भी थे, भारत के पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी डेट को बने थे भारत के राष्ट्रपति, 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति। संविधान सभा अध्यक्ष भी यही थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट अगला सुनो, गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह प्रकाश किसकी हो जाएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने करी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन जाते हैं, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, और जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। काफी पूछा था ये फेमस लोग, वेदों की ओर लौटो कैसे किया था, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये किसकी है, महात्मा गांधी जी की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी जी की हो जाएगी। इन्हीं की एक और किताब हो जाती है जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी इन्हीं की हो जाती है। विंग्स ऑफ फायर किसकी है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाती है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर है। नेक्स्ट देखो जरा अगला, दास कैपिटल किसकी है, दास कैपिटल भाई है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल किसकी है, कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट मार्क्स की, मैं याद एक्सप्लोर क्या होगा उसमें क्या रहा है, कार्ल मार्क्स की। वॉर एंड पीस किसकी है, वॉर एंड पीस ली टोल्स्टॉय की। प्रीवियस ईयर करा था ली टोल्स्टॉय, प्रीवियस ईयर करा था, क्या उसमें आई थी नहीं आई थी, एसएससी की प्रीवियस ईयर करवाई थी इस वीडियो में इस बात में, तो उसमें आपको देखने को मिली ली टोल्स्टॉय हो जाती है दास कैपिटल, ये वॉर एंड पीस। नेक्स्ट देखो, माई कैंप मेरा संघर्ष किसकी है, एडोल्फ हिटलर की। माई कैंप या फिर मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष किसकी रखी है, एडोल्फ हिटलर की हो जाती है, जर्मनी हिटलर की। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कराया था 1833 में, 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने सती हटाओ बैंगन ने भी काम किया था। 1833 में कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलेगा, विलियम बेंटिक देखने को मिलेगा आपको। कौन देखने को मिलेगा, विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट लिखिए भाई, उड़ाने में सबसे लास्ट में गवर्नर जनरल, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वाइसरॉय तो आजादी के समय की बोलते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल होते थे। तो समय कौन था, आजादी के समय कौन लाया था, किस प्लान से आजाद होने वाला था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बिल्कुल कानूनी आया था 3 जून के दिन, नॉन डिफेंस प्लान। यहाँ पर लास्ट वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, माउंटबेटन हो जाता है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं, वो इंडियन गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो सी राजगोपालाचारी इंडियन गवर्नर जनरल हो जाएंगे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, सी राजगोपालाचारी। अगला देखो भाई, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। फर्स्ट वाइसरॉय लास्ट गवर्नर, अरे वाइसरॉय पहला वाइसरॉय क्या है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इंडिया का तो पूछता तो क्या कर रहा है, लास्ट वाइसरॉय का फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन होता, लेकिन इसे लास्ट वाइसरॉय ये उल्टा कर देता, लास्ट वाइसरॉय कर देता और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कर देता, तो आंसर माउंटबेटन होता। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग होने वाला है, लॉर्ड कैनिंग 1858 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो लास्ट में आते आते क्वेश्चंस और आसान हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लास्ट आते आते क्वेश्चंस और भी आसान हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अगला देखो अगला क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंसर हो जाएगा JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंसर हो जाएगा। इनकी किताब बताया ना, बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक लिखो जरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम हो जाएंगे। क्वेश्चन हो गया दोस्तों 30, 2-3 बातें हमने लिखो फटाफट। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दूसरा, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉन कांग्रेस जो इंदिरा गांधी एमरजेंसी लाई थी उसके बाद आपका 6 लोकसभा इलेक्शन हुए थे, 6 लोकसभा बने थे। कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी में अमेंडमेंट भी करवाया था। जो क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसका नाम बदल काम ट्रेनिंग कर दिया गया था, 44 संशोधन अधिनियम से मोरारजी देसाई समय किया गया था। आर्टिकल 31 से डायरेक्ट प्रॉपर्टी उठा के जेंडर ए में डाल दिया गया था, कोई मोरारजी देसाई के टाइम पे ही किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। 32 32। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया, भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, जीवी मावलंकर। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जीवी मावलंकर सही उत्तर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
Who was the first election commissioner of India? भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर। सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन कौन स्टार्ट बनाया था? चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं, जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो कौन से आर्टिकल बनाता है? वो आपका आर्टिकल नंबर 324 में आपको देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे? वो थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और इलेक्शन कमीशन में मेंबर की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, फटाफट से ये क्वेश्चन चला है। फर्स्ट इंडियन आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट, पहले इंडियन सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे पहले सिविल सर्वेंट। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक, है ना? 1236 से 1240 का टाइम पीरियड जाएगा रजिया सुल्तान। तो सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये पूरा पैमा पहन के दरबार में नजदीक बोलने के लिए इनको रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला, सन टेंपल कहां पर स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। सन टेंपल कहां पर स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में। तो सन टेंपल आपका उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला है सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ टेंपल कहां पर है? गुजरात में। तो सोमनाथ टेंपल कहां पर है? गुजरात में है। बताओ कि कमेंट बॉक्स में फिर से 1025 में इसको किसके बारे में पूछा गया था? गुजरात के सोमनाथ टेंपल को। अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का ढोकड़ा पूछ लेना आपसे। अढ़ाई दिन का ढोकड़ा कहां पर है? अढ़ाई दिन का ढोकड़ा सिचुएटेड है अजमेर में। और अजमेर कहां पर है? अजमेर राजस्थान में। तो अढ़ाई दिन का ढोकड़ा सिचुएटेड है अजमेर राजस्थान में। इसमें 240 क्वेश्चन हो गए। तो भाई 240 क्वेश्चन मिसिंग हो गए, ठीक है? टॉपिक वाइज भी मैंने आपको करवाया था। टॉपिक वाइज कराने के बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखे, यहां पर मिसिंग क्वेश्चन देखे, ऑनलाइन क्वेश्चन। तो मैंने अपनी तरफ से काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रेटजी के कभी खत्म नहीं होता है। स्ट्रेटजी की बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है, बट इसमें से जो बड़े इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। और इसलिए क्वेश्चन वगैरह जो हो सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली।